निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही बड़ा दिन इसलिए माना जाएगा क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार की ये पहली बजट, वार्षिक बजट, पूर्णकालीन बजट होगा। इसमें लोगों की उम्मीदें निश्चित तौर पे बढ़ी हुई है कि क्या कुछ इस बजट में हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को दशा और दिशा देने के लिए बजट सबसे अहम भूमिका में जो है बजट सामने आता है। लेकिन क्या कुछ योजनाएं होंगी, क्या किन चीजों पर फोकस होगा, इसलिए इस पर चर्चा की जा रही है आज खास तौर पर, क्योंकि वित्तीय स्थिति को लेकर बीते 5 सालों पे लगातार सवाल उठते रहे कि छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति उस स्तर की नहीं है जो स्तर की होनी चाहिए नवोदित राज्य होने के नाते। आज इसी तमाम विषय पे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे परिचय आपका करा देता हूं। सबसे पहले अमिताभ दुबे जी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, टैक्स प्रोफेशनल है। अमिताभ जी आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े हैं, उमेश जी आपका स्वागत है, प्रवक्ता है, युवा नेता है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगवानी जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व बैंकर, गृहिणी कह लीजिए, महिला कह लीजिए, प्रीति उपाध्याय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति जी आपका भी स्वागत है। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जरा एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए कि राज्य सरकार के हाथ में कितना संभावना, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ है तकनीकी तौर पे, क्योंकि जीएसटी लागू है। सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि एक उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से ये बजट, चाहे मैं किसानों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, उद्योगों की बात करूं, सबके लिए भी एक उम्मीद का किरण है। और उसका कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस ढंग से अभी डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को मुख्य मुद्दा मान के काम कर रही है, इस पर मोदी की गारंटी की छाप निश्चित रूप से रहेगी। अगर मैं इकोनॉमिक तौर पे बात करूं तो अगर मैं इस जगह होता, मैं अगर बजट बनाता, तो बजट मतलब होता है आगामी इकोनॉमी को व्यवस्थित करना। बिल्कुल सही। कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, और दिमाग में एक चीज और होती है कि क्या वो पैसा मेरे पास में है, जो आपने क्वेश्चन किया। बिल्कुल। हमारी राज्य की स्थिति क्या है, हम कितने कर्ज में डूबे हैं, क्या हमारे पास कोई सेविंग है या हमारे पास कोई लोन है। तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़, पिछली रमन सरकार ने बताया था, लगभग 82,000 करोड़, जिसका ब्याज हम 460 करोड़ पर मंथ ब्याज पटा रहे हैं। बिल्कुल। ये चीज हमारे पास में है। और दूसरी तरफ है कि जनता की उम्मीद, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूरी देश मोदी की गारंटी पे बात कर रही है। बिल्कुल। चाहे घर निर्माण की बात हो या रामलला के दर्शन के लिए जो उन्होंने घोषणाएं करी हैं, किसान की सबसे बड़ी बात है। आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका मुख्य आधार है किसान, उद्योग, और तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल। जब हम बजट बनाते हैं तो भले पैसा हमारे पास कम हो या हम कर्ज में डूबे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चा हर हालत में करना पड़ता है। ठीक है अमिताभ जी, मैं लौटूंगा चीजों को लेकर ये बजट रहेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। एक बार मैं प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी के पास जाता हूं। प्रीति जी, जरा ये एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ खास उम्मीदें आप लोगों को है बजट से। और दूसरा ये कि जो सवाल मैं अमिताभ जी से पूछा कि राज्य सरकार के हाथों में वित्तीय रिफॉर्म, बार बार ओपी चौधरी वित्त मंत्री इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम इस बार इकोनॉमिकल रिफॉर्म के साथ छत्तीसगढ़ का बजट लेके आएंगे, तो क्या उम्मीदें आपको नजर आ रही है प्रीति जी? देखिए, स्टेट बजट है ये, सेंट्रल बजट में बहुत कुछ स्कोप होता है, स्टेट बजट में आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को रहता ही नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। उन लिमिटेड ऑप्शंस में अगर कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म की बातें या दावा करता है तो डेफिनेटली ये सही नहीं है करना। लेकिन जहां तक स्टेट का बजट है, देखिए हम लोगों ने देखा है कि आकार बढ़ते चला जा रहा है। लास्ट आकार तकरीबन 1,25,000 करोड़ का था ही, और उम्मीद है इससे आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुए हैं। जब घोषणा पत्र बीजेपी ने दिया है तो ये बजट एक उसी का रिफ्लेक्शन दिखेगा केवल, कि उन घोषणाओं में से क्या क्या चीज क्रियान्वयन होना है वो घोषणाओं में नजर आएगा। सबसे बड़ी बात जो 2 चीजें देखने लायक रहेंगी कि किसानों को इन्होंने जो 3100 का वादा किया है और अभी तक मात्र 2300 प्रति क्विंटल ही दे रहे हैं। सबसे ज्यादा किसानों ने उम्मीद और नजर टिका के रखी हुई है कि क्या घोषणा होती है। लेकिन अवधेश जी, सरकार बने अभी कहते हैं ना, जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है और 4 बार तो लोन भी ले ली ऑलरेडी, उधार पर चल रही है ऑलरेडी सरकार। तो किसी भी तरह की बड़ी घोषणाएं दरअसल घातक रहेगी छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। पिछले 5 साल में हमने काफी सुधार होते देखा था। प्रति व्यक्ति आय आज 1,47,000 करीब है प्रति व्यक्ति आय, जो पहले 1 लाख के करीब हुआ करती थी। 5, 10, 8 सालों में ये बहुत सुधार हुआ है।
तो उम्मीद बस यही है कि ये सुधार की दिशा में बने रहे और ऐसे घोषणाएं न करें जिससे हम दिवालियेपन की तरफ और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाए। अमिताभ दुबे जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि लोन एक बहुत बड़ा और उस पर देने वाला ब्याज। लौटूंगा आपके पास एक बार। मैं अजय गंगवानी जी का रुख कर लेता हूँ। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों की उम्मीदें शून्य होगी इस बजट से। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या धरातल पे आपको संभव नजर आता है कि लोकसभा का चुनाव है, चुनाव की छाया इस बजट पे दिखाई पड़ेगी? अजय जी देखिए अवधेश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट किया आपने। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी राज्य का जो बजट है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। मेरे मित्र सीए जो है अमिताभ दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, आय व्यय के ब्यौरे से ज्यादा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ का मजदूर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या कार्य योजना है, अगले 1 वर्ष में क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में पैसा डालने का प्रयास किया जाएगा, किस प्रकार से राहत दी जाएगी। देखिए आपके डिबेट शुरू होने के पहले आपके जो रिपोर्टर थे जो लगातार इंटरव्यू ले रहे थे, सारी महिलाओं ने, सारे व्यक्तियों ने एक ही बात बार बार कही कि महंगाई चरम पे है। आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता एक उम्मीद कर रही है कि कुछ फायदा या विश्वविद्यालय सरकार जो यहाँ बनी है कुछ देने वाली है। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन करने वाली है कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,47,943 रुपए। जो हमारी 2018 में सरकार बनी तो थी 97,000, मतलब 52% प्रति व्यक्ति आय में 50,000 रुपए की सीधी वृद्धि। ये हमारी कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। हमने इन 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डाले, जिसका नतीजा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तारीफ की, यहाँ के वित्तीय प्रबंधन की तारीफ की। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बहुत सी राजनीति करने का प्रयास करेंगे। ये आंकड़े कल के आर्थिक सर्वेक्षण में माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पेश किए। अभी 3 आंकड़े और महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र की बात करूं 98,000 करोड़ रुपए, उत्पादन क्षेत्र की बात करूं 2,13,000 करोड़ रुपए, सेवा क्षेत्र में 1,66,000, सेवा जो कृषि क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 8.7% की वृद्धि, सेवा क्षेत्र में 8.5%। ये तीनों आंकड़े देख लीजिए। कई भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य है उनसे बेहतर स्थिति है। हमारा जो बजट था 3500 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस, देश के गिनती के राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है। आप गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, तीनों प्रमुख राज्यों में रेवेन्यू घाटा था, हमारे में रेवेन्यू सरप्लस था। और देखिए छोटा सा आंकड़ा महत्वपूर्ण जो है, आज जो महंगाई है। अजय जी आपने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के कारणों को आपने बता दिया कि जो आंकड़े दुरुस्त हुए हैं वो आपके पिछले पंचवर्षीय सरकार के कारण जो आंकड़े दुरुस्त हुए। बहुत अच्छा। मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं, ये भी जरा उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, आज जो आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि प्रति व्यक्ति आय 1,47,000 के पार हो चुका है, जिसमें 7.4% की ग्रोथ पिछले 1 साल में देखने को मिली है। ये कांग्रेस सरकार की देन है। आप सियासत क्यों करते हैं? बताइए ना, आपका विजन क्या, आज बजट में क्या लेके आ रहे हैं आप? देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ था तो अपार संभावना से भरा छत्तीसगढ़ राज्य विकास की बाट जोह रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता किस दिशा में आगे बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ का विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा, वहां से हम शुरू करते हैं। और 5700 करोड़ के बजट से प्रारंभ होकर के बीते 15 वर्षों में जब भाजपा की सरकार रही तो हम 1 लाख करोड़ तक के बजट तक पहुंचे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजनीति करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने बीते 5 वर्षों में भी राजनीति नहीं की साहब, हम केवल जनता के विषयों को उठाते रहे। हम लगातार कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं और जिस स्थिति में छत्तीसगढ़ को लाकर के कर्ज के बोझ तले दबा करके आज कांग्रेस ने छोड़ा है, ये उससे कहीं बेहतर स्थिति में हो सकता था। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट की ये बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बजट जो है ये आगे की रूपरेखा, राज्य किस दिशा में जाएगा, उसकी पॉलिसी, उसका एक पूरा रोड मैप, उसका एक पूरा खाका। और मैं समझता हूं कि जब आज बजट आएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य प्रति व्यक्ति आय से लेकर के, कृषि के क्षेत्र से लेकर के, उद्योग के क्षेत्र से लेकर के तमाम क्षेत्रों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता में वो संभावना है कि जो विकास की गति अब तक धीमी चल रही थी बीते 5 वर्षों में, उससे 4 गुना तेज गति में दौड़े
बढ़ेगा। और ये हम पर ये कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार का भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता हुआ दिखेगा। और निश्चित तौर पर जब ये खाका खींचा जाएगा अब से कुछ घंटे के बाद, जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विष्णुदेव सरकार का जो बजट होगा वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अपार संभावना का बजट होगा। और प्रत्येक वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे किसानों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए, मोदी की गारंटी को प्राथमिकता में रखते हुए और जो आवश्यक है छत्तीसगढ़ के हित में, उन तमाम विषयों को समाहित करते हुए हम सबको छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला एक बजट धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा। और उस रोड मैप पर हमारी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, एक प्रकार से जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात आ रही थी, जो एक बजट होता है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो रोड मैप होते हैं, जो नियम होते हैं, जो प्रशासन और जो लूप होल है, वो तमाम चीजों पर लगाम लगाते हुए, इसका एक ताजा उदाहरण कोयले के अंदर में जो ऑफलाइन प्रक्रिया करके सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ को लॉस पहुंचाया गया, उसको ऑनलाइन किया, एक शुरुआत है। उमेश जी, मैं लौटूंगा अभी डिबेट की शुरुआत हुई, अभी तो 1 घंटे तक आप लोगों को तमाम पहलुओं पे चर्चा करना। मैं एक बार अमिताभ जी का रुख कर लेता हूं। अमिताभ जी, तकनीकी रूप पे कल जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया, अगर उसके जीडीपी पे नजर डाली जाए तो छत्तीसगढ़ की स्थिति 6.56% है और देश की स्थिति 7.32% है। जीडीपी में थोड़े से पीछे है, लेकिन अगर क्षेत्रों के योगदान पे अगर चर्चा की जाए, उन आंकड़ों पे नजर डाली जाए, तो कृषि के क्षेत्र में हम 15.32% है, जबकि देश का जो है योगदान वो 14.41% है। कृषि क्षेत्र में हम आगे हैं। उद्योग के क्षेत्र में बात कर ली जाए तो 53.90% पे छत्तीसगढ़ की स्थिति है, जबकि देश की स्थिति 30.97% है। लगभग 20% हम आगे हैं। लेकिन सेवा के क्षेत्र में निश्चित तौर पे एक बड़ा गैप है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो रेशियो 31.19% है, तो वहीं देश का जो रेशियो 54.62% है। तो इस जो अनबैलेंस, सेवा के क्षेत्र में अनबैलेंस है, उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? और उद्योग के क्षेत्र में जो सरप्लस है, लगभग 20% से अधिक सरप्लस है, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधर सके? क्योंकि बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, खर्चों में कटौती करेगी, लीकेजेस को पैक करेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए कहते हैं संभावनाओं का गढ़ छत्तीसगढ़। बिल्कुल, दोनों बातें इसमें हैं। जब भी कोई बजट बनता है तो चाहे मैं प्रदेश की बात करूं, देश की बात करूं या अपने घर की बजट की बात करूं, दिमाग में जो बेस चीजें होती है ये है कि किस किस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर की ओर देख सकते हैं। बजट का मतलब ही यही होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग, भविष्य में हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो। तो जिन जिन सेक्टर में हमें संभावनाएं हैं, चाहे उद्योग की मैं बात करूं, चाहे शिक्षा की बात करूं, इन सब सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, हमारी मूल जो भावनाएं हैं कि हम विकास की तरफ आगे बढ़े, ये कहीं ना कहीं उसमें फिर रुकेगी। तो इसलिए हर हालत में इसका चाहे कर्ज लेना हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए काम करना हो, शिक्षा के लिए काम करना हो, इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं सकते। ये बेसिक नीड है। आप घर की बात कीजिए ना, मुझे अपने बच्चे को अगर पढ़ाना है या स्वास्थ्य की कोई बात होती है, मैं उसके लिए कर्ज लेके भी काम करता हूं। ये सेक्टर मस्ट है आपके लिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ ही जो कर्ज का बोझ आपके ऊपर में, अगर इसको आपने नहीं उतारा, मैं वापस रिपीट करता हूं, 460 करोड़ पर मंथ का ब्याज, ये बहुत छोटा फिगर नहीं है। और अभी हमारे बहन ने बात करी कि प्रति व्यक्ति आय जो हमारी काफी बढ़ रही है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि 1.47 का जो अभी आया है, लेकिन वो 1.85 जो नेशनल स्कोर है, हाँ, मैं वही उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल मैं उसी सवाल पे आ रहा था, वही मैं एक ऐड कर रहा था। आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा कि जो छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम है वो 1,47,361 रुपया। भारत देश की अगर बात कर ली जाए तो 1,85,854 रुपया। ये डिफरेंसेस लगभग 40-50 हजार का डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। तकनीकी तौर पे अगर आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। इसको भारत देश के बराबर पे लाने के लिए बहुत ज्यादा चुनौती है सरकार के सामने। राज्य बनने का पर्पस ही यही था कि जो छोटे राज्य हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर वे पे हो सके। बिल्कुल। जब हम एमपी के साथ में थे, कहीं ना कहीं थोड़ा से हम उपेक्षित थे, जिसकी वजह से छोटे राज्य का निर्माण होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा अपार मात्रा में है, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग के सेक्टर काफी बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने काफी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेडिकल में भी देखिए, तो इन सब चीजों के कारण अब निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। लेकिन जब मैं देश की बात करूं, तो देश की जब इकोनॉमी की बात करेंगे या प्रति व्यक्ति की बात करेंगे, तो ये मत सोचिए खाली छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वहां महाराष्ट्र हैं, वहां पे गुजरात हैं, वहां जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं,
जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उस जगह पे दिख रहा है। छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस में हो, सब ने अपने हिसाब से प्रयास किए हैं। लेकिन मैं फिर वापस कहूंगा कि चूंकि ओपी चौधरी जी बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, कलेक्टर हैं और एक गरीब परिवार से आए हैं, गांव के ग्रामीण की जरूरत को समझते हैं। मैं दोनों बातें कर रहा हूं उनके लिए। वो विकास की भी बात करेंगे, लेकिन इस बात को भी देखेंगे कि किस बेस चीजों की जरूरत आज ग्रामीण लोगों को है। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं कि अगर कोई सरकार बजट बनाती है तो उसमें इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास फंड कितना है। बिल्कुल, ये नहीं कि खाली कर्जा ले लेके आप बड़ी बड़ी काम करते जा रहे हैं और एक समय के बाद में आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए। ठीक है, मैं ये बेस चीज होती है किसी बजट। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं एक बार प्रीति जी का रुख कर लेता हूं, मैं लौटूंगा आपका। प्रीति जी, आप गृहिणी है, घर का बजट बनाने में केवल आपका महत्वपूर्ण मतलब पूरी गृहिणियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको पता है कि अगर आपके पास जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो 10% है तो आपको किस परसेंटेज पे जाके उसको खर्च करना है और कितने आपको सेविंग करना है। ठीक, आप राज्य पे आ जाते हैं, स्टेट के बजट पे आ जाते हैं। सरकार के सामने आपको क्या लगता है, क्या कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों से सबसे पहले त्वरित रूप से उभरने की जरूरत है सरकार को? आप बैंकर भी रह चुकी है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जिस फिगर का बार बार अमिताभ जी जिक्र कर रहे हैं कि 400 से अधिक करोड़ रुपए पर मंथ जो है वो ब्याज के तौर पर सरकार को 460 करोड़ राज्य सरकार को पे करना पड़ रहा है। क्या चुनौतियां मानते हैं आप प्रीति जी? जी बिल्कुल, सबसे पहली चुनौती तो यही है, पर ये सरकार पहले ही दिशा दशा दिखा चुकी है 4 बार ऑलरेडी लोन लेकर के, और तमाम जो इन्होंने घोषणाएं की, जिसे मोदी की गारंटी कह रहे हैं, पहले इसे ही रेवड़ी कहते थे, तो बहुत ही निराशाजनक ये बात है कि इन्होंने घोषणाएं करी और उस घोषणाओं में कटौती उन्होंने ऑलरेडी कर दी। महिला होने के तौर पर खासकर महतारी वंदन योजना की बात तो यहाँ सबसे पहले होनी चाहिए। 3 करोड़ की आबादी में छत्तीसगढ़ के 1.5 करोड़ महिलाओं को बहुत ही उम्मीद थी, और उसमें अगर ठीक है 18 साल से कम की जो लड़कियां उन्हें हटा भी दिया जाए तो तकरीबन 1 करोड़ महिलाएं पूरी उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रही थी। और कहीं ना कहीं ये इन्हें इतनी वोट मिला, ये सरकार बना पाए, तो हम महिलाओं का वोट जरूर इन 1 करोड़ महिलाओं का इन्हें मिला है तभी। लेकिन इन्होंने जैसे ही महतारी वंदन योजना के पूरी पलटी मार दी सरकार ने, जिस तरह से कि किसे हटाना है ये प्रक्रिया शुरू कर दी कि 18 को 21 साल पहले डिक्लेयर कर दिया, सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते, परिवार में एक भी जन आयकर पे कर रहा है तो नहीं हो सकते, 5 लाख इनकम है तो तमाम जो, और साथ में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना, जैसे कि पहले घोषणा कर दिए कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं मैरिज सर्टिफिकेट सुन करके ही हंसी भी आती है और ये समझ नहीं आता कि ये पॉलिसी बनाते कहां से है। तो बात करें ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओपी चौधरी जी की यही रहेगी कि वो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा किसी तरह उतरने की कोशिश तो करे। कम से कम महंगाई जिस चरम पर है, आज सिलेंडर का दाम, सबसे पहले बात सिलेंडर की होगी, और जिस तरह से राजस्थान के चुनाव में 450 डिक्लेयर किया गया प्रति सिलेंडर का दाम, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ की महिलाओं को भी सिलेंडर 450 में दिया गया जाए? क्यों हम आज भी 1000 रुपए 1100 रुपए देते रहे? तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से हमारी मांग रहेगी कि आप सबसे पहले महंगाई को कम करने की एक बड़ी चुनौती होगी, महिलाओं को साधने की भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद बीजेपी जो सत्ता में लौटी है तो महिलाओं के वोट शेयर का बड़ा एक योगदान है। महतारी वंदन योजना एक जो माइलस्टोन बीजेपी ने स्टैब्लिश किया था, उसी पे चल के बीजेपी सत्ता तक पहुंची है। इस सवाल का भी मैं जवाब ले लूंगा, उमेश जी हमारे साथ बैठे हुए, लेकिन एक बार अजय जी का रुख कर ले। तो अजय जी, आंकड़ों के परे, ठीक है, आंकड़े आपने बता दिया कि पिछली पंचवर्षीय सरकार ने जो कुछ काम किया उसके आधार पर आंकड़े दुरुस्त हुए हैं। पर कैपिटा इनकम में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है, तमाम चीजों में बढ़ोतरी हुई है, कृषि के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सबका आपने जिक्र कर दिया। लेकिन बतौर राजनीतिज्ञ आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने ऐसा क्या कुछ नहीं कर पाई, क्या कुछ चूक गया जो अब सरकार को मौका मिल गया, ये सरकार करेगी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को और अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए? अजय जी देखिए अवधि जी, मैं इस बात से सहमत हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। देखिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का जो स्वप्न था, हमने यही प्रयास किया कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक मिले। इसी का परिणाम था, चाहे हमने लगातार जो स्वामी आत्मानंद योजना की बात करूं,
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करूं या फिर ग्राम स्वराज योजना की, हमने सारी योजनाओं को केंद्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक उस योजना का लाभ मिले। देखिए मेरे अमिताभ दुबे जी वरिष्ठ जी हैं, बार-बार एक कर्ज की बात करें, उसमें बात करना बहुत जरूरी है। जब ये रमन सरकार 2003 में सरकार में आए, 400 करोड़ का सरप्लस फंड था, 41,000 करोड़ का ऋण हमारे लिए छोड़ के गए। देखिए मेरे आपके चैनल पर मैं कई बार डिबेट में बैठा हूं, एक आंकड़ा हमेशा उभर के आया कि आज भी केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा, कोयले की रॉयल्टी की पेनल्टी और अन्य मदों का 30,000 करोड़ से ज्यादा का रोक के रखा है। आज हमारी सरकार में 42,000 करोड़ का ऋण है, हमारा 30,000 करोड़ लौटा दीजिए, तो हम कितने पे देंगे? 52,000 करोड़ पे। 41-42,000 का ऋण आप ऑलरेडी छोड़ के गए थे। तो महत्वपूर्ण है। दूसरा, किसी भी राज्य में जो आरबीआई द्वारा लिमिट होती है कि जो लोन की लिमिट है वो जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 1 रुपए का नया लोन नहीं लिया। हम जो उसकी लिमिट है उसके 3% के अंदर है। 30%। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, उमेश जी से मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल अजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूँ। कुछ तकनीकी तौर पे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, मैं उमेश जी का रुख करूंगा, फिर मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। मैं उमेश जी, पिछली सरकार ने बेहद ईमानदारी से काम किया, लीकेजेस को उन्होंने फुलफिल किया, पैक किया, और उसके बाद जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, आप लोग जो है सरप्लस राज्य होने के बाद भी लगभग 40,000 करोड़ रुपए लोन आपने छोड़ के आप गए। 30,000 करोड़ जिसका आंकड़ा अजय जी दे रहे हैं कि 30,000 करोड़ केंद्र सरकार से राज्य को लेना था। इस कंडीशन में लगभग पिछले 5 साल में सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए लोन लिया। अगर आप 30 लौटा देंगे तो 20,000 ही बचेगा। तो आर्थिक तौर पे तो बेहतर काम किया। ये साधारण आंकड़े मुझे समझ आ रहे, तकनीकी तौर पे अमिताभ जी इस पे प्रकाश डालेंगे और प्रीति जी इस पे और अधिक चर्चा करेंगे। उमेश जी, आप भी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि 40,000 रुपए का कर्ज पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने छोड़ा। तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी और छत्तीसगढ़ की जनता भी बेहतर तरीके से जानती है कि वो कर्जा भाजपा की सरकार ने 15 वर्षों के कार्यकाल के बाद 40,000 का कर्ज लिया। और जनता यह भी जानती है कि महज 5 वर्षों में कांग्रेस ने इतना बड़ा कर्ज ले लिया कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को आर्थिक बोझ के तरह दबाने का काम किया। और न सिर्फ आर्थिक बोझ के तले दबाया, यहां पर एक्सपर्ट बैठे हैं अमिताभ जी, वो जानते हैं कि अगर आर्थिक बोझ बढ़ता है तो किस प्रकार से विकास में उसका दबाव बनता है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय से लेकर के राज्य के जीडीपी से लेकर के तमाम स्तर पर आर्थिक रूप से राज्य पर दबाव बनता है और कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है। अजय जी के जवाब से यह स्पष्ट है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया, अर्थात आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को दबाने का काम किया और सीधे तौर पर विकास को बाधित करने का काम किया। वित्तीय प्रबंधन कांग्रेस का जीरो था। अब मैं आ जाता हूं आगे और आ जाता हूं। उमेश जी, बस 10 सेकंड में ऐड कर देता हूं। अजय जी ऐड करें, मैं ही ऐड कर देता हूं। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना बाकी है। वो स्वीकार करते हैं कि 5 साल में उनकी सरकार ने 50,000 करोड़ तकरीबन लोन लिया। लेकिन अगर आप 30,000 करोड़ लौटा देते या समय पे दे देते तो लोन लेने की स्थिति में केवल 20,000 करोड़ रह जाते। वो देखिए, समय समय पर इसके आंकड़े को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के अरे भैया, मुझे पता था कि आप ये बात कहेंगे, मैं कह दिया ऑलरेडी। अजय जी, मैं कह चुका हूं आपकी बात। सवाल आ गया अभी अभी छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने वाला बजट आएगा। दबाने वाला बजट लाया था। मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड दे देते का सवाल भी उमेश जी 10 सेकंड जवाब दे देता हूं। दे दीजिएगा, 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, चलिए आप जवाब दें। महत्वपूर्ण देखिए, ये कहते हैं कि इन्होंने रिफॉर्म किया, लूपहोल। अरे भैया, कौन सा लूपहोल? आपने तो लूपहोल बनाने का काम किया। आप एक सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को दे दीजिए। जो बेहतर और पारदर्शी प्रक्रिया थी कोयले वाले मामले में, जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उसको ऑफलाइन करके कौन सा लीकेज आपने बंद किया या बड़ा लीकेज, बड़ा गड्ढा आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ में करने का काम किया, आप बता दीजिए। ठीक है, अजय जी के मन में कुछ सवाल है। अजय जी, आप पूछ लीजिए, 20 सेकंड आपको मैं दिया। देखिए अवधि जी, आंकड़े जो है थोड़े से दुरुस्त कर दो। ये 2018 में हटे 41 साल का ऋण था, अभी वर्तमान में 82,000 है। आप 30,000 कम करके तो बाकी बचा 52,000 रुपए। हमने मात्र 11,000 करोड़ का ऋण लिया है, 20,000 भी नहीं। आप आंकड़े चेक करिए, हमने 41 से 52 पे लाए, हमने 11,000 करोड़ किया। हमारा औसत 11 का है, आपने 15 साल में 41 किया, आपका 13,000 करोड़ है। मतलब आपसे हमसे लोन ज्यादा लिया। दूसरा देखिए, महत्वपूर्ण आंकड़े को और दे दो, कर्ज लेके घी पाने का काम जो है केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। 2014 में देश में ऋण था 55 लाख करोड़,
वर्तमान में जो आंकड़े 2 लाख 5 लाख करोड़, मतलब आप कर्ज को 4 गुना अजय जी, मोदी सरकार का अजय जी, हम वहां तक लेके जाएंगे अजय जी। अजय जी, चाहते हैं आपसे सहयोग करो आज छत्तीसगढ़ केंद्र को आगे उमेश जी, बढ़ाने के लिए। उमेश जी, अजय जी, आज केंद्र की स्थिति को हम छोड़ देते हैं, आज राज्य का बजट है, हम राज्य पे फोकस करते हैं। आपने आंकड़े दे दिए, मैं आपके आंकड़े को मैंने एडमिट कर लिया, मैंने पहले कह दिया था कि आप इस सवाल के साथ आएंगे कि 30,000 करोड़ केंद्र से लंबित है। ठीक है अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार मैं अमिताभ जी का रुख कर लेता हूं। अमिताभ जी, एक मिनट, उमेश आप दीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, आप रुकिए, एक बार अमिताभ जी का रुख कर लेता हूं। अमिताभ जी, आंकड़ों की जादूगरी बहुत आसान लगता है सुनने में कि साहब 2018 तक 40,000 करोड़ का लोन था, हम आए, हमने 50,000 करोड़ का लोन ले लिया, 90,000 करोड़, केंद्र हमें अगर 30,000 करोड़ टाइम पे दे देती तो केवल 20,000 करोड़ लोन बचता। क्या ये इतना आसान है? जो आंकड़े हमको बेहद साधारण तरीके से आप और हम आम, मतलब हमारे जैसे आम लोग समझ पा रहे, क्या इतना ही आसान है? आम लोग की बात मैं करूं, एक सीए के रूप में बात करूं, एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर मैं बात करूं, तो हमको आज लगता है कि आज जो कंडीशन है उससे से हम आगे बढ़े। ये कर्ज आपने लिया, ये कर्ज भाजपा ने लिया, कांग्रेस ने लिया, वो ठीक है, आप दोनों के पार्टी के हिसाब से डिबेट का विषय हो सकता है, किसने कम लिया ज्यादा लिया। आज ये समस्या है कि कर्ज हमारे पर में है, उसका ब्याज हमारे पर में है, नंबर 1 चीज है। दूसरी चीज है जो भी बोली गई कि केंद्र से कितना पैसा लेना है, तो केंद्र से आप पूछोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे कि स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया, हमारी योजनाओं को लागू नहीं किया, वो 20 उसका डिफॉल्ट बताएंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये किया, इसलिए हमने उसको फंड नहीं दिया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन फंड रुका हुआ है। वो एक डिबेट का विषय हो सकता है। मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई इकोनॉमी हमारी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही, सेक्टर हमारे बहुत स्पष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में क्या चीजें हैं, किस जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कहां प्रॉब्लम्स हैं। आज हेल्थ के बारे में अगर बात करूं, हेल्थ के डेवलपमेंट की बात करूं, आज आप एक आम आदमी से पूछिए ना, कोई छोटी सी बड़ी बीमारी होती है वो छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है। बिल्कुल सही। आज शिक्षा की भी बात करूं, हर 4 घर में किसी से पूछ के देखिए, वो शिक्षा के लिए कभी रायपुर से बाहर निकल रहा है, कभी दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, कभी भारत के बाहर जा रहा है। हम क्यों ये एजुकेशन और हेल्थ को अपने राज्य में नहीं कर सकते? बिल्कुल, जब हम बोलते हैं कि हमारा राज्य समृद्ध हो रहा है, हमारा राज्य डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज देखिए कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं भी सुबह पेपर में न्यूज में देख रहा था कि नालंदा एक जो लाइब्रेरी है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको डेवलपमेंट करके हर जिले में उसके लिए प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, आयुर्वेद के लिए बात करें तो जड़ी बूटियां कितनी ज्यादा यहाँ हमारे पास है क्या, मुझे समझना पड़ेगा। खाली मैं दूसरों को देख के काम नहीं कर सकता। मेरा पावर क्या है, मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा माइनस पॉइंट क्या है, वो मुझे देखना पड़ेगा। हमारी स्थिति क्या है, इसको देख के ही वो कहते हैं ना कि नकल भी आप करो तो अकल के साथ करनी होती है। तो दूसरों को देखिए जरूर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं ये जानना बहुत जरूरी है। आज मैंने पेपर में इस बात को पढ़ा था कि आयुर्वेदिक सेक्टर के क्षेत्र में जो रायपुर का हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें 100 बेड के हॉस्पिटल हो रहे हैं और एक्सीलेंस उसका सेक्टर छत्तीसगढ़ का पहला वो बनने जा रहा है। तो इसलिए इस सेक्टर में डेवलपमेंट कर रही है, स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के लिए नालंदा जैसे लाइब्रेरी जो हमने रायपुर में देखे हैं, पूरे जिले में इसकी प्लानिंग है। तो ये स्टेप चीजें अगर होती हैं तो 100% अगर हेल्थ में और शिक्षा में अगर हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को यहां पर सुविधाएं देते हैं तो इससे बड़ा कोई चीज अभी इस बार में नहीं हो सकता। रहा सवाल किसान की बात, ये मैं शुरू से देखते आ रहा हूं कि देश कृषि प्रधान है, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान है। किसान जो काम करता है वो लॉस में जाता है। आप उसको कब तक के उसको ऊपर से प्रॉफिट देके, ऊपर से पैसे देके, ऊपर से उसको बोनस देके काम करते रहेंगे। किसान को जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, देखिए कोई भी व्यक्ति हो जो बिजनेस करता है, काम करता है, वो प्रॉफिट में जब तक वो नहीं आएगा, आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है अमिताभ जी, बिल्कुल आपने बेसिक काम को करने की जरूरत है। बेहद गंभीर सवाल आपने उठाया कि फ्री बीज के सिस्टम को, जो फ्री बीज का सिस्टम है वही इकोनॉमिक पे एक बड़ा बोझ बना हुआ है। मैं प्रीति जी का रुख कर लेता हूं, आप एक्स बैंकर भी रह चुके हैं। प्रीति जी, जिस बात को अमिताभ जी ने शुरू किया उसी बात को आप आगे बढ़ा दीजिए कि फ्री बीज का जो सिस्टम है वो देश के या प्रदेश के, आज हम प्रदेश की बात कर लेते हैं, प्रदेश के अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा बोझ है। और सरकारों को मैं सरकारों को कहूंगा, क्योंकि बोनस बांटने का, मुफ्त में राशन देने का, तमाम चीजें ये शुरू से चले आ रही है। ये मुफ्त में देने के जो सिस्टम है, इसी की वजह से माना जाता है, अर्थशास्त्री मानते हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, कि आर्थिक बोझ जो है सरकारों पे, राज्य पे पड़ी है। इससे निपटने के लिए, उबरने के लिए क्या कुछ चुनौती है और क्या यह संभव दिखाई पड़ता है राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए? प्रीति जी। अवधेश जी, जिसे हम फ्रीबीज या रेवड़ी मोदी जी ने जिसे कहा, एक चीज समझना होगा कि आज भी छत्तीसगढ़ और हमारा देश पूरा डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में सरकारें वेलफेयर का काम करती है, वेलफेयर इकोनॉमी के रूप में काम करती है। और इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण यही होता है कि सरकार किस तरह की का सपोर्ट कर रही है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या महिलाओं के लिए या शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी में। तो हर सरकार इसके
टारगेट लेती है, जीडीपी का कितना परसेंट तक वो लोन लेगी और कितना परसेंट पे वो काम उसी परसेंट के अंदर रहने का कोशिश होता है, जो जिसे अच्छा वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। तो ये बजट में ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है कि हम इस परसेंट तक लोन लेंगे जीडीपी का और इसके अंदर रहेंगे। ये कोई घर की तरह लोन नहीं है। जैसे घर में जो लोन लेते हैं उसे हम जब कंजम्पशन के लिए खर्च करते हैं तो वो खत्म हो जाता है पैसा, लेकिन इकोनॉमी में जब आप अंतिम व्यक्ति के जेब में पैसे डालते हैं तो वो पैसा खत्म नहीं होता है, वो वापस लौट कर इकोनॉमी में आता है, वो जीडीपी को बढ़ाता है। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये इस तरह काम करता है, एंड दैट इज व्हाई घर का बजट और प्रदेश या देश के बजट में एक मेजर डिफरेंस होता है और एक लोन का टारगेट ऑलरेडी लिया जाता है, क्योंकि वेलफेयर करना सरकार का एक इंपॉर्टेंट काम है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन में हमने, ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का बात नहीं है, पिछले 20 सालों में ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में ग्रोथ देखा है। जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे तो बिल्कुल नेग्लेक्टेड थे। हमारे जो पहले वित्त मंत्री की याद करें, हम सभी याद करें, रामचंद्र सिंह देव जी जैसे वित्त मंत्री थे जो खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर कटौती करते थे और इसके लिए वो सीएम से भिड़ गए थे अजीत जोगी जी से। तो आज भी वित्त मंत्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि लोन तो लेंगे, खर्च जो हो वो जनता के लिए हो, ना कि सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के ऐशो आराम के तरफ बढ़ता चला जाए। पहली बात। दूसरी तरफ कि हाँ उस सेक्टर में हो जो छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही प्रीति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं लौटूंगा आपके पास, प्रीति जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं अजय जी का रुख कर ले। तो अजय जी, जिस वित्त मंत्री आपके मतलब कांग्रेस के शासनकाल के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का जिक्र किया गया, ओपी चौधरी जो बतौर वित्त मंत्री सदन में आज बजट रखेंगे, कल परसों बीते एक सप्ताह से महीने भर से जब भी उनसे बातचीत होती है तो इसी बात पर जोर देते हैं। मैं उनकी बातों को कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर बेहतर होगा तो भ्रष्टाचारियों के जेब में पैसे कम जाएंगे, और योजनाओं में हीला हवाली होगा तो भ्रष्टाचारियों के जेब में पैसा ज्यादा जाएगा। और हमारी जो सरकार है, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, वो इस बात पर फोकस करेगी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में 100% जो है वो डिलीवर्ड हो, लोगों तक पहुंचे, भ्रष्टाचारियों के जेब में हम पैसा नहीं डालेंगे, खर्चों में कटौती करेंगे, इसलिए छत्तीसगढ़ को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। अनकोट, मैंने कोट कर दिया। अब आप जवाब दे दीजिए अजय जी। देखिए उदय जी, महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 20 साल के बाद रामचंद्र सिंहदेव जी के बाद एक वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने जा रहे हैं। आज कहने की बजट पे सारे छत्तीसगढ़ के आम जनता की, गरीब मजदूर की, किसान की, महिला की नजरें हैं। उनको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ जो आने वाला बजट का जो पिटारा है उसमें कुछ होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार वित्त मंत्रालय का जो केंद्रीय बजट आया, जो अनुपूरक बजट आया, उसमें जो आशाएं थी वो पूरी तरह से निराश हुआ। अब ये देखने वाली बात है कि कुछ घंटों में चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उदय जी क्या होने वाला है। अगर एक घोटाले कमीशन को भ्रष्टाचार की बात करें, छत्तीसगढ़ को नान घोटाला, इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, चिटफंड घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर, पनामा पेपर, 4400 करोड़ का शराब घोटाला, 1678 करोड़ का गौशाला, पूरी घोटालों की लिस्ट है। ये 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले लोग आज बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि उदय जी मैं तुरंत आ रहा हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल पहलू पे अपन ना जाए। आज 3 करोड़ मैं आ रहा हूँ आप ही के पास, आप जवाब दीजिएगा। मैं अगर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो भगवानी जी क्या कर रहे हैं? आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं बोला आज थोड़ा सा डिबेट के रुख को हम बदल देते हैं, आज थोड़ा सा एक एक करके हम बात करते हैं। बिल्कुल 30 सेकंड मुझे समय तो दीजिए ना, मेरा निवेदन है। आप सबको डेटे 2 मिनट दे रहे हैं, मुझे 30 सेकंड में डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप मेरी बात तो होने दीजिए पूरी, मेरा निवेदन है उदय जी, मेरी बात ही कंप्लीट नहीं करने दे रहे आप मुझे। हर बार मैं बोलना शुरू करा, 30 सेकंड में आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं मेरी बात को। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए उदय जी। अजय जी 20 सेकंड आप यही कहानी सुनाने में बिता दिए, बोले ना, आपको रोक कौन रहा, बोले आप। आपने अजय जी आपने भ्रष्टाचार की बात की ना, आपने ओपी चौधरी की कोट किया, आप सीधे कम टू द पॉइंट आप बात करिए। मेरा एक ही निवेदन है उदय जी, आप ओपी चौधरी जी का कमेंट को कोट कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर मैं उसका जवाब दे रहा हूं तो क्या आपत्ति, मुझे बता दीजिए। या आप नहीं चाहते कि सही तथ्य पहुंचे छत्तीसगढ़ की जनता तक? मेरा एक ही निवेदन है। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि महंगाई की बात कर रहे हैं आप, 36 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब से निकाल लेते हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज पे क्या 1 रुपए की आप कमी करते हैं क्या? सिलेंडर में देखिए 5 महत्वपूर्ण योजना की बात कर रहे हैं
देखिए आज जो एनएसओ का आंकड़ा है, उद्योगपतियों की प्रतिदिन की आय 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन। आप वरिष्ठ सीए ने एक बात की, अमिताभ दुबे जी ने, कि किसानों की आय सबसे कम है 27 रुपए प्रतिदिन। कहाँ 1600 करोड़, कहाँ 27 रुपए, जो आर्थिक असमानता चरम पे है। क्या उसके लिए आप कुछ करेंगे, मुझे बता दीजिए। आप देखिए 4 प्रमुख घोषणाएं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल का आपने वादा किया, 44,500 रुपए लगेंगे आपको भुगतान के लिए, क्या आपने व्यवस्था की। मैतारी बंधन के लिए 2800 करोड़ रुपए लगेंगे, आप मात्र 1200 करोड़ का अरेंजमेंट करते हैं। रसोई गैस सिलेंडर का आपने दावा किया 170 करोड़ रुपए, क्या आपने कोई बजट में प्रावधान किया। प्रधानमंत्री आवास के दावा करें 18 लाख का, अगर पहले किस्त देंगे अवधेश जी 75,000 रुपए से 13,500 करोड़ रुपए लगेंगे, आप मात्र 4500 करोड़ का अरेंजमेंट करते हैं। सारी योजनाओं में जो फंड की आवश्यकता है उसका 50% से भी कम आप बजट में व्यवस्था कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान को, महिला को, आम जनता को फिर से ठगने की तैयारी आपने अनुपूरक बजट में भी की है। आने वाले बजट में आपकी नियत नीति मंशा और आने वाले छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा की नीति निर्देशित हो जाएगी। ठीक है अजय जी, आपने बोल लिया, और समय चाहिए आपको? नहीं बस जी। नहीं, अगर आपको और बोलना है तो बोल लीजिए, और आप नहीं बोलना है तो अब सुन लीजिए। साहब आपने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज जो है वो जनता तक ना पहुंचे, तो आप साहब भूल गए कि आप बीएस टीवी के डिबेट पे बैठे हुए, जहां पे विपक्ष को सबसे ज्यादा अवसर देने का जो आरोप है वो हम पे लगता है। आप ये भूल गए कि आप अवधेश मिश्रा के डिबेट में बैठे हुए, जो सबसे ज्यादा विपक्ष को टाइम देता है बोलने के लिए। मैंने डिबेट की शुरुआत आपसे की है और आप इस बात को कोट करते हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि विपक्ष की बातें जनता तक पहुंचे, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अजय जी अब मुझे बोलने दीजिए, अजय जी मुझे बोलने दीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि आप किस चैनल पे डिबेट पे बैठे, किसके साथ आप डिबेट पे बैठे हुए। सबसे ज्यादा मैं आपको मौका दे रहा हूं, डिबेट की शुरुआत मैंने आपसे की है। मैं चाहता तो बीजेपी से कर सकता था, लेकिन मैंने आपको मौका दिया कि विपक्ष की बातें सर्वाधिक सदन से लेकर, सड़क से लेकर टेलीविजन तक आनी चाहिए। लेकिन आप लोग जो है पहले से मनोदशा को आप बना लेते कि आपको शायद बोलने नहीं दिया जाएगा। आप पूरे 1 घंटे के इस डिबेट पे आप पूरे कैलकुलेट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि मैंने कांग्रेस को कितना मौका दिया और बीजेपी को कितना मौका दिया। आप टाइम रेशियो निकाल के मुझे बता दीजिएगा, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं कैलकुलेट करके, मैं एनालिसिस चार्ट बना के आपके दफ्तर भिजवा दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी आप फटाक से जवाब दे दीजिए कि विपक्ष का यह आरोप है कि हम जनता तक उनकी बातों को नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और आपकी सरकार जो है वो तमाम चीजों में कटौती करने जा रही है। योजनाओं को धरातल पे आप क्या पहुंचा पाएंगे, जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे विपक्ष के प्रवक्ता हों, विपक्ष के नेता हों, अभी बजट आया नहीं है। अभी कुछ घंटे के बाद बजट वहां पर पेश किया जाएगा। पूरा सदन है, पूरा बजट का सत्र है, और जो बजट अब तक पटल पे रखा नहीं गया है उस पर ये पहले ही हाय तौबा मचा रहे हैं। अरे साहब, ये यूपीए सरकार वाला बजट नहीं है, ये भूपेश बघेल की सरकार वाला बीते 5 साल वाला बजट नहीं है, ये विष्णुदेव साय सरकार वाला बजट है। जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने वाला बजट आएगा। आप कुछ घंटे का सब्र तो करिए और अपने नेताओं से कहिए कि सदन के अंदर में गंभीरता से उस बजट को सुने, और छत्तीसगढ़ का अहित अगर कहीं पर दिखे तो पूरा मैदान खाली है, पर्याप्त समय मिलेगा सदन के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में बात करें। केवल राजनीति करने, केवल मोदी सरकार पे आरोप लगाने, जो बजट अब तक आया नहीं है, जिसमें कुछ घंटे का वक्त है, उस पर सवाल उठा करके जनता के बीच में क्यों हंसी का पात्र बन रहे हैं साहब, उसको आ जाने दीजिए। और रह गई बात रोड मैप की, तो जनता को हम पर विश्वास है, और मैंने पहले ही कहा अभी बजट आया नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग को आगे ले जाने वाला ये बजट निकल करके आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अवधेश जी मुझको भी थोड़ा वक्त देंगे, अभी मेरी बहन लगातार प्रीति जी यहाँ पर कह रही थी, मैंने उनके साथ बहुत डिबेट किया है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखती थी, और आज बैंकर के रूप में भी उनका एनालिसिस मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आप पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो जनता के जेब में वापस पैसा घूम करके आता है। निश्चित तौर पर यही फार्मूला है, जनता की जेब में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उमेश जी मैं आपको रोक रहा हूं। उमेश जी ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में सरकार ने ध्यान दिया होता तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में पैसा जाता और घूमकर जनता के जेब में भी आता, और ऐसे ही केंद्रीय कई योजनाओं को लटकाया गया। मैं समझता हूं कि ये प्रति व्यक्ति आय और अधिक हो सकती थी। ठीक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट से पहले कुछ उन्होंने बयान दिया है, जरा एक बार वो बयान हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जरा एक बार ओपी चौधरी का बयान जो है वित्त मंत्री का, जरा एक बार सुनवा दीजिए।
हमारा बजट पूरी तरह से गरीब, किसान, युवा और महिला के लिए समर्पित बजट होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक बेहतर भविष्य की नींव रखने वाला बजट होगा। एक ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का रोड मैप और स्ट्रैटेजी में हम बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेलने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार किया गया, व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया गया, एनार्की फैलाई गई, उसके कारण इकॉनमी भी हिट हुई है। कल इकोनॉमिक सर्वे के डेटा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 6.56% है, जबकि भारत देश का जो एवरेज ग्रोथ रेट 7.32% है, साथ इकॉनमी स्लो डाउन हुई है। इसके लिए कांग्रेस को निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हम सुशासन के माध्यम से, रिफॉर्म्स के माध्यम से इस आर्थिक गति को तेज करके दिखाएं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नारा दिया, एक ख्याली पुलाव परोसा गढ़बो छत्तीसगढ़ का, लेकिन वो निकला बोरबो छत्तीसगढ़। और हर जगह, चाहे वो नक्सलवाद का फ्रंट हो, चाहे अर्थव्यवस्था का फ्रंट हो, चाहे शिक्षा का फ्रंट हो, चाहे नौकरियों के रोजगार देने का फ्रंट हो, चाहे भर्तियों में भ्रष्टाचार का विषय हो, सब जगह छत्तीसगढ़ को उन्होंने बोरने का काम किया। ऐसी स्थिति में नक्सलवाद का भी जो विषय है वो छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णुदेव साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। हम सभी युवा साथियों को अपील करते हैं कि वो मुख्य धारा में शामिल हों, नहीं तो विष्णुदेव साय जी की सरकार हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार खड़ी है और छत्तीसगढ़ को ऊंचाई तक ले जाने के लिए जरूरी कानून के राज को विष्णुदेव साय जी की सरकार स्थापित। सुना कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने से चंद घंटे पहले इस बात को आश्वस्त करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को कि ये बजट छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की आर्थिक नींव को मजबूत करने वाला बजट होगा। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर वर्गों को साधने के लिए उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का ये बजट होगा। लेकिन क्या ये दावे सच होंगे, चंद घंटों के बाद इसका पता चलेगा। हमारे साथ नए मेहमान याज्ञवल्क्य मिश्र भी जुड़े हैं, उनके पास मैं एक बार जाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी, आपका स्वागत है। जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, ओपनिंग आप नहीं दे पाए, थोड़े से विलंब हो गया, कि क्या ये बजट विजनरी बजट होगा? सरकार के सामने दर्जनों चुनौती है, न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि योजनाओं को पूरा करने की भी एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक स्थिति पे भी जब प्रकाश डाल दीजिएगा याज्ञवल्क्य जी। चारवाक संस्कृति से डूबा हुआ छत्तीसगढ़ का हाल है सरकार का बजट। ये बजट एकदम से आप सोचें कि चारवाक संस्कृति पे ब्रेक लग जाएगा, तो ये वैसे ही है कि किसी स्पीड से चलती हुई गाड़ी को आप एकदम से ब्रेक लगा दें तो गाड़ी डिरेल हो सकती है। ओपी चौधरी जब बात हुई है, उन्होंने इस बात का संकल्प दर्शाया है कि हमें अनुशासन लाना होगा, बजट में वित्तीय अनुशासन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी एकदम से ब्रेक लगेगा मैं इसको नहीं मानता, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें कुछ कड़ाई दिख सकती है, स्थापना व्यय पर रोक लगाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं अवधेश जिस पे रोक लगेगी, उसमें कमी आएगी, ब्रेक होगा। और उसके साथ साथ निश्चित तौर पे जहां अंतिम जो आपकी लाइन थी जिसको बार बार सरकार कह रही, समावेशी, तो सारी चीजों को जो टेक्निक और विजन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसा कि कल ओपी ने कहा था, उसके साथ साथ रेवड़ी बांटो संस्कृति से कैसे निपटेंगे और उसका जो साइड इफेक्ट है उससे कैसे बचेंगे, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ओपी लगातार कह रहे हैं कि मेरा इस पे ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं एक बार प्रीति जी आपके पास 10 सेकंड के लिए फाइनल क्लोजिंग के लिए जाऊंगा। क्या बजट से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी होंगी चंद घंटों के बाद? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्रीति जी। याज्ञवल्क्य जी ने जो कहा कि एक ही बजट में सारी उम्मीदें पूरी, तो डेफिनेटली, और इतनी घोषणाएं की है बीजेपी ने कि उनके लिए ही संभव नहीं है पूरा कर पाना उन घोषणाओं को। लेकिन महिलाओं के लिए 450 का सिलेंडर वो कर दे, ये हमारी आशा। प्रीति जी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, मैं अमिताभ जी के पास भी जाऊंगा। अमिताभ जी 10 सेकंड में क्या उम्मीदें धरातल पे पूरी हो पाएगी? उम्मीदों का गढ़ छत्तीसगढ़ 100% उम्मीद है, और इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि ओपी चौधरी जी जैसे एक समझदार व्यक्ति जो कि कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, इन चीजों को जानते हैं कि बजट क्या होता है और उसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। ठीक है उमेश जी, लोकसभा चुनाव, बजट का पिटारा चंद घंटे बाद खुल जाएगा। क्या लगता है कि बजट के पिटारे से ऐसा कुछ अनोखा निकल पाएगा जिसे आप 11 की 11 सीट जीत जाएंगे? बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे क्लोज करना है। पहली और आखिरी बात, हमारी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ की जनता,
हमारी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ के किसान, हमारी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ की महिलाएं, हमारी प्राथमिकता है छत्तीसगढ़ के युवा, हमारी प्राथमिकता है गरीब। उस आधार पर बजट आएगा, एक विकास का रोड मैप होगा। चुनाव से इसको ना जोड़कर देखें, इसको छत्तीसगढ़ की चुनाव से जोड़ के नहीं देखना। अजय जी का रुख करूंगा। अजय जी, आप भी जवाब दे दीजिएगा संक्षेप में। क्या जो उम्मीदें लगा के छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता बैठी है, आज के बजट से जनता के उम्मीदों पे ये बजट खरा उतर पाएगा? अजय जी, अजय जी, महत्वपूर्ण ये है कि आज का बजट है जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता उम्मीद करती है कि आम जनता की समृद्धि का बजट होगा, एक वित्तीय अनुशासन का बजट होगा, एक कुशल प्रबंधन का बजट होगा, और जैसे यादव मिश्रा जी ने एक बात कही, समावेशी विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का समावेश, ये सारी उम्मीदें लेकर छत्तीसगढ़ की आम जनता बैठी है। ये देखने वाली बात होगी कि ओपी चौधरी जी के पिटारे में छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अजय जी, बिल्कुल, कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार की ये पहली पूर्णकालीन बजट, 2 अनुपूरक बजट आ चुका है। पूर्णकालीन बजट पहला, जिसमें न केवल 5 साल के विजन दिखाई पड़ेगा, बल्कि आर्थिक रिफॉर्म जिसका जिक्र बार बार ओपी चौधरी बतौर वित्त मंत्री सदन से लेकर सड़क तक मीडिया के सामने करते आ रहे हैं, उसे कैसे अमली जामा पहनाएंगे। जिन तमाम चुनौतियों से होकर छत्तीसगढ़ की वित्त व्यवस्था, वित्तीय स्थिति गुजर रही है, उन तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे। इन तमाम सवालों के ऐसे अनगिनत सवाल है जो इस वक्त वित्त मंत्री सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रही है। उम्मीदों की भी टकटकी सरकार की ओर है कि सरकार कैसे इन तमाम उम्मीदों को धरातल पर उतार पाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब ठीक 12:30 बजे उस वक्त मिलना शुरू होगा जब ओपी चौधरी सदन में बतौर वित्त मंत्री 18 साल बाद कोई वित्त मंत्री जो है मुख्यमंत्री से परे अपने बजट के भाषण को पढ़ेगा। तकरीबन 2 घंटे का भाषण होगा, तब जाके पता चलेगा। उसके बाद जब हम पोस्ट एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कि उम्मीदों का बजट, सपनों का बजट, समावेशी बजट, इन तमाम बड़े बड़े शब्दों को कितना इस बजट में समावेश किया गया। फिलहाल इतना ही। बजट के बाद फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।